अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सियासी मामलात के हवाले से। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने आइंदा माली साल के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान आज मुलाकात तय पाई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात अब से कुछ देर में मुतवक्के है। इस मुलाकात में कई अहम मामलात पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपी चेयरमैन को बजट पर एतमाद में लेंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ इदारों की निजकारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि पीपल्स पार्टी PDM हुकूमत में वादे पूरे न होने पर भी शाकी है और इसके अलावा पीपल्स पार्टी को तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड्स सिंध को न मिलने का शिकवा भी है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत मुतवक्के है और ये आज अहम मुलाकात होने जा रही है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। इससे पहले भी पार्टी और नून लीग के दरमियान 2 दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियों के दरमियान जो मामलात हैं वो बेहतर हो नहीं पा रहे। अब ये मुलाकात कितनी सूदमंद साबित होती है, इसी पर ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ईम कादरी साहब मौजूद हैं। ज़ईम साहब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात वो पेश करेंगे या जो भी वो मुतालबात करेंगे वज़ीर आज़म साहब मान लेंगे और मामलात दोबारा से बेहतर हो जाएंगे? जी, एक तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने का। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ, एक तो ये जो गैर फितरी इत्तेहाद होते हैं जो हुकूमत और इक़्तिदार के हसूल के लिए होते हैं, उनका मंतकी अंजाम फिर यही होता है। और जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, तो वो तो बहुत फायदे में रहे, सदारत भी ले ली, वज़रा चारों सूबों के गवर्नेंस भी ले लिए, और जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है हुकूमत का किसी भी अंडर डेवलप इकोनॉमी में, वो तमाम का तमाम उन्होंने शिफ्ट कर दिया PMLN पे। अब PMLN को ऑब्वियसली इक़्तिदार का हवस जो है वो यहाँ तक ले आया है और उनको वो तमाम तर बातें माननी पड़ेगी जो उनके मंशूर और उनकी सोच से मुख्तलिफ है। दिन भर में वापस आएंगे ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और अब बात कर लेते हैं कि बाजोड़ में टारगेट किलिंग और बारूदी सुरंग धमाकों में मुलविस दहशतगर्द अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह को अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया है। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अब्दुल मन्नान कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मालाकंड शुरा का रुकन था। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह पाकिस्तान में चेक पोस्टों पर फायरिंग और भत्ताखोरी समेत दीगर सरगर्मियों में मुलविस था। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द अब्दुल मन्नान TTP लीडर अजमतुल्लाह महसूद का दस्ते राज था। अब्दुल मन्नान बाजोड़ में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में कलीदी किरदार अदा करता था। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों में TTP सर फहरिस्त है। अफगान दहशतगर्दों की आमाजगाहें अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़, नूरिस्तान, पख्तीका, खोस्त और दीगर इलाकों में हैं। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान के भाई तारिक और फसद का ताल्लुक भी कलदम TTP से है। राय के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल पहले भी होती रही है। अब भी जो वाक़यात होते हैं उनकी कड़ियाँ भी अफगान सरजमीन से जाके मिलती हैं और ये TTP की मौजूदगी का वहाँ पर एक बहुत बड़ा और अहम सबूत है। इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिसमें आई थिंक 3-4 इम्पोर्टेंट चीजें हैं देखने वाली। एक तो जो जहाद के नाम पे फसाद बर्पा किया गया, इस पे बाय एंड लार्ज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कंसेंसस है आम अवाम में कि वाकई ये फसादी हैं और बेसिकली इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरीके से ये अबडक्ट करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। तो एक तो आई थिंक ये जो मिथ थी TTP की स्पेशली कि इस्लाम के लिए उसका नहीं, ये खत्म हो गई है पाकिस्तान में और बाय एंड लार्ज अफगानिस्तान में भी इसको एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा। दूसरा जो है, जो हमारी पॉलिसी रही पिछले 1.5 साल से, जो एंटी टेररिज्म पॉलिसी है, उसकी आई थिंक अभी सक्सेस की आपको आहिस्ता जो है इंडिकेशन उसके मिलेंगे। इसके आई थिंक 3 उसके प्रॉन्ग्स थे। एक तो मिलिट्री प्रॉन्ग है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, या जरूरत पड़े तो हमने देखा है कि ट्रांस बॉर्डर जाकर स्ट्राइक की गई जहां पे जरूरत पड़ती है। तो बॉर्डर फेंसिंग भी है, डिस्पाइट के स्नीक अटैक्स हुए हैं, उसमें शहादतें भी हुई हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन है पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप की कि इंशाल्लाह 2024 के एंड तक इसका ऑलमोस्ट कला कमा किया जाएगा। आई वुड से कि दे वुड ट्राई कि 100% इसको खत्म किया जाए। दूसरा था कि अफगान तालिबान पे प्रेशर डाला जाए डिप्लोमेटिकली और रीजनली कि आप ये टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। अगर आपने एज अ स्टेट बिहेव करना है
रियासत तौर पर रिकग्नाइज होना चाहते हैं तो आप बाकी रीजन में अपने ब्रदर कंट्रीज हैं, चाहे ईरान है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और इसकी मिसाल सितंबर 2023 में कजान रशिया में एक मॉस्को फॉर्मेट के अंडर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुत्तकी साहब भी थे अफगानिस्तान की तरफ से, और उसमें ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना ये लोग थे। और इन्होंने बड़ा क्लियरली इनको बताया कि आप टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। तो आई थिंक ये भी एक बड़ी कामयाबी है। इस तरह यूएन में एक केस चला गया है और अभी दोहा में एक और कॉन्फ्रेंस आ रही है जिसमें अफगानिस्तान के नुमाइंदे भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के भी नुमाइंदे जा रहे हैं, वहां पे भी ये इशू उठाया जाएगा। और तीसरा जो था वो बेसिकली वाज रिलेटेड टू जो आपने देखा कि स्मगलिंग की रोकथाम है, बॉर्डर कंट्रोल है, उसके अलावा जो है ग्रेन की रोकथाम। तो इससे बड़ा फर्क है, डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल अफगान रेफ्यूजीज है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी भी काम करना चाहिए। जो खबर साहब ने बताई कि इन फाइटिंग भी है और शायद अफगान टर्म गवर्नमेंट ने ही टारगेट किया, और ये भी खबरें आ रही कि जो बड़े दहशतगर्द है टीटीपी के उनको शायद अफगान गवर्नमेंट भी सॉर्ट आउट करेगी। तो आई थिंक ये एक सक्सेस स्टोरी है। अच्छा सर, ये और कहिएगा इसको कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अगर हम चीन की बात करें तो चीन और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हैं, तो चीन किस तरह से बावर करवा सकती है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे? तो चीन का क्या किरदार हो सकता है इस तमाम तर सूरत हाल पर? इसमें एक तो चीन का बायलैटरल इंटरेस्ट भी है, और फिर अगर आप ट्रायंगल देखें पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की, उसमें मैं बाद में आता हूँ। चाइना के आई थिंक दो इंटरेस्ट हैं। एक तो जो उनका सिंकियांग प्रोविंस है, जो बॉर्डर कर, जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है, और वो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को। वाखान बॉर्डर से वहां आप जा सकते हैं। तो उनको उसकी भी फिक्र रहती है कि जो रेडिकलिज्म है या टेररिज्म उधर ना आए। तो एक तो उनका बायलैटरली आई थिंक प्रेशर है अफगानिस्तान पे। दूसरा, चाइना डेवलप कर रहा है मैसिवली अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। आप पता है प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे और बड़ा कामयाब दौरा रहा। और अभी सीपेक 2 के लॉन्च होने की आई थिंक चीजें सामने आएंगी इंशाल्लाह। हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी विजिट करें नियर फ्यूचर में या डिस्टेंट फ्यूचर में। तो इंटरेस्ट जो है ये तीनों के एक ट्रायंगल में कॉमन है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट समझती है कि जी चाइना के जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में तो प्रिजर्व रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में अगर उनको हिट किया जाता है, उसके बड़े प्रूफ जो है पाकिस्तान ने यहाँ भी दिए चाइनीज एम्बेसी को, और वहां भी शेयर की गई इंटेलिजेंस, और ये चीज कम्युनिकेट भी की गई है। और अभी मेरा ख्याल है चाइना ने जो स्पेशली कॉरिडोर्स खोल रहे थे थ्रू जो उनकी पट्टी है वाह खान वाली, उस पर स्लो हो गया प्रोग्रेस जो है। तो उनको भी रियलाइजेशन है, अफगानिस्तान को भी पता है कि ये 2-3 दोस्त हैं। ईरान ने बड़ी सपोर्ट की। इमेजिन कि 50 लाख से ज्यादा अफगान इवन आज मुकीम है पाकिस्तान में, इलीगल भी हैं, लीगल भी, और पिछले 50 साल से ये चल रहा है सिलसिला। इतनी बड़ी आबादी के यूरोप के शायद कुछ ममालिक है जितनी इतनी आबादी नहीं है, तो इनको होस्ट करना, हमारे बहन भाई हैं, सो दे शुड आल्सो रियलाइज। और आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि चाइना जो है डेफिनेटली कभी भी नहीं चाहेगा कि जो दोस्त ममालिक हैं उनमें गलतफहमी पैदा हो। तो एक आई थिंक वो दोनों ममालिक के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन चाइना डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेगा। पाकिस्तान में सीपेक 2 लॉन्च होना है और खुदा ना खास्ता उस पर अटैक्स होते हैं अफगानिस्तान सॉइल से, तो मेरे ख्याल में उसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट का लॉस है और अफगान अवाम का लॉस है। ठीक ब्रिगेडियर साहब, इस मामले से थोड़ा हट कर, लेकिन ऑफ कोर्स जो रीजनल सिक्योरिटी है उससे भी ये मामला जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में सिराजुद्दीन हक्कानी ने दौरा किया था यूएई का और वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। इन मुलाकातों का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं रीजनल इश्यूज पर? ये एक तो अफगानिस्तान की अपनी रिक्वायरमेंट, अगर आप देखें तो कुछ फिगर्स हैं मेरे पास, उसमें ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन इस वक्त जो है हंगर क्राइसिस को स्टेयर कर रही है नियर फ्यूचर। बिकॉज ग्रेन की सप्लाई अगर आप कैलकुलेट करें अफगानिस्तान में 25% पाकिस्तान से जाता है, और हम एज अ ब्रदर हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। उसमें एड भी है प्लस ट्रेड है, और पाकिस्तान का वीट और ग्रेन के बगैर सर्वाइवल मुश्किल होता है। नंबर 2 जो है उसमें अफगानिस्तान के ऑलरेडी एसेट फ्रोजन है $9 बिलियन करीब, और उनको भी जरूरत है दोस्त ममालिक से। तो आई थिंक कतर को देख लें, यूएई या सऊदी अरेबिया, जहां से हमेशा और काफी अफगान जो है डायस्पोरा वहां पे काम भी करता है। इवन उनकी क्रिकेट टीम प्रॉब्ली उधर ही हाउस्ड है क्योंकि वो अपने मुल्क में शायद जा नहीं सकती। तो वहां पे वो डेफिनेट दे वुड हैव गॉन फॉर गेटिंग सम कंसेशंस और फाइनेंस। और उसमें आई थिंक पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिकली कम्युनिकेट किया अपने गल्फ ममालिक को कि आप लोग भी जो भी लीवरेज है वो उनको समझाएं कि टेररिज्म का तो कोई फायदा नहीं। तो पाकिस्तान का असल में इशू है। वक्त हमारे पास कम है, अगले प्रोग्राम में यकीनन इस इशू के हवाले से जरा डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद। दिन भर में वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आतिशज़दगी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी के वाक़े में खातून समेत 3 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि हादसे में झुलस कर जख्मी होने वाले 5 अफराद फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मरने वालों में इब्राहिम 10 साला ताहा और 6 साला दुआ फातिमा शामिल हैं, जबकि खातून नरगिस भी जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गई हैं। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मोहम्मद शहरोज़ इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़, बताइएगा, हलाकतों की तादाद अब 4 हो गई है, बाकी जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये मंगल के रोज फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था। घर में आतिशज़दगी का वाकया हुआ था, जिसमें 9 अफराद बुरी तरह जो है वो झुलस गए थे, जिन्हें लाइट अस्पताल के बंद वार्ड मुंतकिल किया गया था। लेकिन अब तक जो है वो 4 अफराद जो है जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें इन बच्चों की जो वालदा नरगिस है, इसके अलावा दुआ फातिमा है और उसके अलावा इब्राहिम और एक और बच्चा जो है वो शामिल है, जो अब तक जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। जबकि 5 अफराद इस वक्त भी इंतहाई तशवीशनाक हालत में है फैसलाबाद के लाइट अस्पताल के बंद वार्ड में। तो उनकी भी जान बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जबकि जो फैसलाबाद की इंतजामिया है, जिसमें डीसी फैसलाबाद हैं, आरपीओ फैसलाबाद है, इन्होंने भी एक तहकीकाती जो है वो टीम बनाई हुई है। उनको कहा है कि वो जल्द जो है रिपोर्ट पेश करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, पेशेंट्स जो इस वक्त जख्मी हैं, उनकी क्योंकि जो बॉडी है वो 50 से 60% जो है वो जल चुकी है और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी जान बचाने की हम पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये मामला चूँकि अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, कुछ और हक़ाइक़ इसमें सामने आए हैं कि क्या सिर्फ लैपटॉप की बैटरी फटने से इतना बड़ा सानेहा हुआ या कुछ और भी मुहर्रिकात थे इसमें? बिल्कुल जिशान, ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, क्योंकि ये बताया ये जा रहा है कि घर के नीचे जो दुकानें हैं वहाँ पर जो है वो रिफिलिंग का काम भी होता है। वहाँ पर सिलेंडर भी जो है मौजूद हैं। यकीनन कोई सिलेंडर जो है वो वहाँ पे लीक हुआ है, जिसकी गैस वहाँ पर मौजूद थी और फिर ये बैटरी जो है फटी है और पूरा घर जो है वो इस तरह जो है वो जल गया और पूरी फैमिली जो है वो उनको आग लग गई। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और चीज़ें जो है वो 1-2 रोज में सामने आ जाएंगी। तो यकीनन ये बड़ी नेग्लिजेंस होगी अगर वहां पर सिलेंडर मौजूद थे और मामले की तहकीकात हो रही हैं कि आया ये वाकया किस तरह आया। शहरोज़ इबाद हमारे साथ मौजूद है और तमाम तरह में डिटेल्स बता रहे थे। शहरोज़, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि खानेवाल में स्टाफ नर्स अक्सा की गिरफ्तारी और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ यंग डॉक्टर्स पंजाब की कॉल पर पंजाब भर के टीचिंग और नॉन टीचिंग अस्पतालों में एहतजाज जारी है। नर्सिस ने पंजाब भर में आउटडोर और इंडोर सर्विसेज बंद कर दी हैं। नर्सिस की बड़ी तादाद ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरना दे रखा है। यंग नर्सिस एसोसिएशन का कहना है कि सेक्रेटरी सेहत ने मुज़ाकरात न करके पूरे पंजाब की नर्सिस को अस्पताल बंद करने पर मजबूर किया है। वेलरिंग एंड्रयूज हमारे नुमाइंदा इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वेलरिंग, बताइए क्या कहना है मुजाहिरीन का और इनसे बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने की किसी ने कोशिश की है? खानेवाल में स्टाफ नर्स अक्सा की गिरफ्तारी के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के बाहर नर्सिस का एहतजाज जारी है। यहाँ पर जो वो ख़वातीन लेडी एहलकार भी मौजूद है, इसके साथ साथ प्रिजनर जो वैन्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। माल रोड की अगर बात करें तो माल रोड भी जब वो तकरीबन आधा बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक की रवानगी भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इस वक्त मेरे साथ कुछ नर्सिस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। खानेवाल में सेप्टेक्सोन इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ, उससे 3 बच्चों की हलाकत हुई। वो उन बच्चों की फैमिली से हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, लेकिन ये देखा जाए ना कि उस मौत के ज़िम्मेदार कौन है। जो है वो सेप्टेक्सोन जो है वो स्टाफ अक्सा ने परचेज तो नहीं थे किए, वो गवर्नमेंट ने किए, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने किए, फार्मासिस्ट की मंजूरी से हुए हैं। उसको सिर्फ लगाने के जुर्म में जो है वो स्टाफ अक्सा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर ये नहीं हम जारी रखेंगे तो कल अगर आज अक्सा के साथ हुआ, कल को हम सबके साथ होगा। ये हम कोई किसी को भी फिर कर सकते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि अगर पेशेंट सफर कर रहे हैं वो क्यों नहीं हमारी बात सुन रहे, बाहर निकले, कोई तो हमारी बात सुने। जी, जैसे कि आपने नर्सिस की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि जब तक अक्सा को रिहा नहीं किया जाता हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, चाहे हमें जितने भी दिन लग जाए। जी, बहुत शुक्रिया। वेलरिंग हमें आगाह कर रही थी। आने वाले प्रोग्राम्स में इस मामले का फॉलोअप भी करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐवान इक़्तिदार में ये आवाज़ पहुंची है और उन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफ़िज़।